हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा चल रहा है इस समय क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 14 है बच्चे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि ये हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है, बीच में से मैंने चैप्टर लिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, मैंने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज एक बार जाइए लेक्चर नंबर 1 देखिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। आज हम बात करेंगे पूरी तरह से कि जो स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, वो कैसे डिस्कस करते हैं हम, वो क्या होते हैं। ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चर का आज हमारा प्लान है कि इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूं। जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो होगा वेज फॉर्मूला, और दूसरा जो होगा वो होगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पहले समझना है, हर एक चीज लिखा के दूंगा अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इस स्ट्रक्चर में मैंने पहले बोला कि आपको दो स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। तो जो पहला स्ट्रक्चर होने वाला है उसका नाम है वेज फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये कि ये वेज फॉर्मूले के बारे में हमें जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन आपको देना है मुझे, वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, आपको अजम्पशन जैसा है, समझना है आपको जरा। चलो पहले जरा समझ लो कि वेज फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है। क्या होता है कि जब कोई कार्बन आप लेते हो ना, कोई भी कार्बन आप लेते हो, तो हम कंसीडर करते हैं कि भाई कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, और वो होता ही है, 4 बॉन्ड उसके पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि 4 बॉन्ड कैसे अटैच होंगे, तो स्पेस में कैसा दिखेगा, मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अंदर बाहर कैसा होगा वो। इस अरेंजमेंट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। तो कुछ लोगों ने इसे वेज फॉर्मूले के थ्रू बताया, कुछ केमिस्ट ने जैसे मैंने अभी बोला कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आएगा। आगे आप पढ़ेंगे न्यूमैन का थियरी पढ़ेंगे, जिसमें आपको अलग से एक स्ट्रक्चर बताया गया। आगे पढ़ेंगे सॉहर्स का थियरी पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको अलग पैटर्न बताया गया। सबके अंदर कहीं ना कहीं बात एक ही हो रही थी कि जो कार्बन के ऊपर या कार्बन के अंदर जो अटैचमेंट है, कार्बन के ऊपर जो अटैचमेंट हो रहा है हाइड्रोजन का, या जो अदर एलिमेंट जो अटैच हो रहे हैं, उनका अटैचमेंट स्पेस में कैसा होगा। तो लोगों ने अपनी अपनी थियरी रखी और अपने अपने स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। तो पहला जो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है वेज फॉर्मूला के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वेज फॉर्मूला में क्या क्या डिस्कस किया गया था और कैसे आप उसको इजीली याद रख सकते हैं या कैसे उसको इजीली समझ सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे पहला जो कंडीशन था कि भाई वेज फॉर्मूला जब भी आप डिस्कस करेंगे तो उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा, ठीक है, जैसे कि आपके पास इस तरह से कार्बन है, समझो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, या ऐसे कार्बन आपको दिया हुआ है, तो वेज फॉर्मूले में ये बोला गया कि जो कार्बन की वैलेंसी होगी, जैसे ये कार्बन है तो इसके पास 4 बॉन्ड बनेंगे, तो इसमें से 2 जो बॉन्ड रहेंगे, कोई भी 2 बॉन्ड आप लेंगे, जनरली वो बॉन्ड मैं आपको बता रहा हूं कि वो बॉन्ड आप सिलेक्ट करेंगे जो कार्बन चेन बनाने में हेल्प करते हैं, जो कार्बन के चेन को लंबा करने में हेल्प करते हैं। वो 2 बॉन्ड आप लेंगे जो दिखाएंगे नॉर्मल बॉन्ड, या नॉर्मल लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? नॉर्मल लाइन से। ध्यान से सुनिए कि चीज को पूरा समझ में आएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी भी आप वेज फॉर्मूले की बात करेंगे तो 4 बॉन्ड टोटल बनते हैं कार्बन के पास। क्वेश्चन ये है कि 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड क्या होता है और बचे हुए 2 बॉन्ड का क्या करना है। तो मैंने बताया कि जो कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, उस 4 में से 2 बॉन्ड जो होंगे उनको हम नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 2 बॉन्ड जो है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? नॉर्मल लाइन से। यहां पे लिख देता हूं अच्छे से कि मैं उनको नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। अब ये 2 बॉन्ड कौन से होंगे? ये वो दोनों बॉन्ड होंगे जो कार्बन का चेन बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, आपके लिए बता रहा हूं कि कार्बन का अगर चेन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे। अगर कार्बन का चेन नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप सिलेक्टिव कोई भी 2 जो दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है फिशर में क्या लिखा हुआ है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पे किस तरह से आप देख के उसको बताएंगे कि ये 2 बॉन्ड है जो मेरे नॉर्मल लाइन के थ्रू मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, चलेगा। तो 2 बॉन्ड ऐसे होंगे जो नॉर्मल लाइन के थ्रू ड्रॉ किए जाएंगे वेज फॉर्मूले के अंदर। अब बचे हुए जो 2 बॉन्ड होंगे, ध्यान देना जरा, बचे हुए जो 2 बॉन्ड होंगे उसमें से एक बॉन्ड जो है मेरा वो सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे, और एक जो बॉन्ड रहेगा उसको हम ब्रोकन लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन है कि किसको किससे ड्रॉ करेंगे, किसको हम किससे ड्रॉ करेंगे। तो जरा ध्यान देना, एक को हम सॉलिड लाइन से ड्रॉ करने वाले हैं और एक को हम ब्रोकन लाइन से ड्रॉ करेंगे। सॉलिड लाइन कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं पहले। तो सॉलिड लाइन मेरा ऐसा रहेगा, देखो ये है मेरा सॉलिड लाइन। अब देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है।
और ब्रोकन लाइन कैसा होगा, ब्रोकन लाइन मेरा ऐसा होगा। क्लियर है? नॉर्मल लाइन कैसा होगा, नॉर्मल लाइन मेरा ऐसा होगा, इस तरह से बॉन्ड। चीजें क्लियर हो गई? तो दो बॉन्ड जो होंगे कार्बन के वो तो मैं दिखाऊंगा नॉर्मल लाइन से, और बचे हुए दो बॉन्ड को मैं दिखाऊंगा, एक को सॉलिड से दिखाऊंगा और एक को दिखाऊंगा ब्रोकन लाइन से। अब क्वेश्चन हमारे लिए कि हम सॉलिड से किसको दिखाएंगे और ब्रोकन से किसको दिखाएंगे। तो कार्बन को जब मैं मान के चलो कि ये मेरा एक प्लेन है, एक बुक ले लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। मान के चलो, देखना जरा यहाँ पे, मान के चलो कि ये जो बुक है वो मेरी प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर मैंने कार्बन को रखना स्टार्ट किया। ये मेरा जो मार्कर का कैप है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद से, तो मार्कर का कैप मेरा कार्बन का काम कर रहा है। अब इस कार्बन पे क्या हो रहा है कि दो बॉन्ड बोला गया है अटैच करने के लिए जो प्लेन पे रहेंगे। याद रखना, जो प्लेन पे रहेंगे, जो कार्बन का चेन बढ़ाते हैं, उनको मैं ड्रॉ करूंगा नॉर्मल लाइन से। तो ये समझो मेरा एक मार्कर जो हो गया, चेन बढ़ा रहा है यहां से यहां तक, और दूसरा देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, समझो मैंने ये इस तरह से ले लिया, सबको दिखाई दे रहा होगा। ये दो चेन मैंने लाइन मैंने ड्रॉ किया है, जो कि क्या दिखा रहे हैं, प्लेन के ऊपर है, मतलब इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर है। जबकि बचे हुए दो बॉन्ड होंगे जो कार्बन के इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर होगा और एक इस प्लेन ऑफ पेपर के नीचे होगा। कुछ ज्यादा दिमाग में, मतलब टोटल 4 बॉन्ड का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। 4 बॉन्ड के लॉजिक में 2 बॉन्ड होंगे जो प्लेन ऑफ पेपर पे ही होगा, और वो दोनों बॉन्ड ये होंगे जो कार्बन का लेंथ भी बढ़ाते हैं और प्लस प्लेन ऑफ पेपर पे अवेलेबल होते हैं। तो ये 2 बॉन्ड जो नॉर्मल लाइन वाले रहेंगे वो कहां अवेलेबल रहेंगे, प्लेन ऑफ पेपर पर ही रहेंगे। क्लियर है? अब बाकी जो 2 बॉन्ड है उसमें से एक सॉलिड लाइन वाला जो होता है, जो सॉलिड लाइन हम दिखाने वाले हैं, वो एक्चुअल में अबव द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और दूसरा जो होगा ऑफ कोर्स बिलो होने वाला है। चलेगा? कोई कंफ्यूजन? बस इतना ही तुम्हें याद रखना है वेज फॉर्मूले के अंदर। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो एक एक्सप्लेनेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो आप खुद से लिख सकते हो कि वेज फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल में 3D डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है ये? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। किसी भी फॉर्मूले का ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता है। वेज फॉर्मूला बेसिकली शोज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। वेज फॉर्मूला क्या लिखा था? 3 डायमेंशनल किसी भी स्ट्रक्चर का, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड, उसका क्या करेगा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो कार्बन होगा उसके जो 4 बॉन्ड है उनका बाइफरक्शन आपको बताना है कि कौन कहां जा रहा है। तो 2 बॉन्ड जो होंगे बेसिकली वो क्या दिखाएंगे आपको, प्लेन ऑफ पेपर पे यूज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल लाइन से दिखाते हैं। फिर एक बॉन्ड होगा जो अबव द प्लेन ऑफ पेपर होगा, उसको हम सॉलिड वेज से दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, और दूसरे को ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। क्लियर है? अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ इसके अंदर। चलो मान के चलो ये एक मैं कंपाउंड ले रहा हूं इस तरह से, CH3, ये मेरा कार्बन है, नो डाउट, यहां पे कार्बन है, कार्बन से ये मेरा CH3 अटैच है। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन से ये अटैचमेंट मेरा क्या है, नॉर्मल लाइन से है। ये अटैचमेंट मेरा क्या है, नॉर्मल लाइन से। क्यों नॉर्मल लाइन से? क्योंकि 1 2 3, तो ये कहीं ना कहीं चेन को बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। अब इसके ऊपर एक जगह पे H अटैच और एक जगह पे OH अटैच है। क्लियर है? एक जगह पे H अटैच और एक जगह पे OH अटैच है। चलो मान के चलो कि जो मेरा H अटैच है, ठीक है, जो मेरा H अटैच है वो नीचे है, बिलो है, और जो मेरा OH अटैच है मेरा क्या है, ऊपर साइड में। तो जो ऊपर साइड में रहेगा तो उसको मैं किससे दिखाने वाला हूं, बोलो? उससे मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चला कि ये ऊपर वाला यही होगा? बच्चे ये तो आपको जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलता है, जो कि आप 12th में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक जनरली सिर्फ इसका थियरी लिखना है और इसका एग्जाम्पल समझना है। बोलो समझ में आया? पहला स्ट्रक्चर ये कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझाया है बोर्ड पे, और ये सबको समझ में आया। वेज मैंने कैसे बनाया आप खुद समझ लो। वेज कैसे बना? कार्बन के पास 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ये क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्यों नॉर्मल होंगे? क्योंकि ये प्लेन ऑफ पेपर पे अटैच है। और बचे हुए 2 बॉन्ड में से एक होगा आपका अबव द पीस ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ पेपर, और दूसरा होगा बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो अबव होगा उसको हम सॉलिड से दिखाते हैं, जो बिलो होगा उसको हम ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? एक एक चीज समझ में आ रही है? हर एक चीज क्लियर हो रही है एकदम? चलो अगर सोचो कि आपको मैं इस तरह से स्ट्रक्चर दे दूं, कभी कभी बॉन्ड लाइन दिया जाता है और बोलते हैं इसको वेज फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। जरा देखो इस तरह से दिया गया एग्जाम में, ME लिखा है, फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फिर यहाँ पर भी कुछ दिया है, फिर यहाँ पे ME वापस से लिख दिया है, और यहाँ पे बोला है कि H है, और यहाँ पे बोल रहा है Br है, यहाँ पे बोल रहा है H है, और यहाँ कहीं पे बोल रहा है Br है। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड तुम्हें दिया हुआ है
और H जो होगा, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा तो मैं आपको बता दूं कि जो H होता है ड्यू टू लाइट वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट उसका बहुत कम होता है, उसकी वजह से उसको हमेशा ब्रोकन लाइन में लेते हैं, या फिर वो हमेशा बिलो में कंसिडर किया जाता है। तो अगर मुझे ये अज्यूम करके चलो कि मेरा जो H है अगर वो हमेशा बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है, तो बताओ इसका जो वेज फॉर्मूला वो कैसा दिखेगा। ये क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये क्वेश्चन दिया गया, इसका वेज फॉर्मूला कैसा दिखेगा। तो ये एमी का मतलब मिथाइल, इस एमी का मतलब भी मिथाइल होता है, चलेगा। तो इस एमी को मैं ME ही रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे ME रखा, बॉन्ड में लेके आ रहा हूँ, जरा चेक करो, फिर ये मेरा कार्बन हो जाएगा, दिखाई दे रहा सबको। आप अगर इसी फॉर्म में बनाना तो इस फॉर्म में भी बना सकते, कोई टेंशन नहीं है। अब इस पे क्या है जरा चेक करो, ये Br है जो कि क्या होगा आपका वेज होगा। तो मैंने क्या किया, ये मैंने सॉलिड वेज ले लिया या फिर सॉलिड लाइन ले लिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, Br रख दिया है, जबकि यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ। फिर क्या होगा बोलो, यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ समझो। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है चेक करो, यहाँ पे मेरा H आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा Br आ गया। फिर यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, यहाँ जा रहा हूँ, जो एमी बना रहा है, दिखाई दे रहा है सबको एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप लाइन के पीछे मत जाओ कि सर लाइन कैसे जा रही है, लाइन का कोई इशू नहीं है, कोई कन्फ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी। मेरे ख्याल से मैं एकदम क्लियर हूँ वेज फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल बोलते हैं ना ब्लैंक हो रहे कि बीच बीच में कि क्या चल रहा है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि वेज फॉर्मूला जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो एक डायमेंशनल होता है वो प्लेन के ऊपर होता है, मतलब कि पहला डायमेंशनल तो हमारा प्लेन के ऊपर होगा, मतलब जिसके ऊपर मैं जिस सरफेस पे मैं कंपाउंड को रख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके सरफेस पे हमारा 2 बॉन्ड बन जाता है, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मेरा उसी सरफेस पे बन गया, प्लेन के ऊपर बना है। पीस ऑफ पेपर मैंने लिया या सरफेस लिया, उसके ऊपर बन गया, प्लेन पे बन गया। बचे हुए जो 2 बॉन्ड होते हैं वो उसी प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे ये हाथ मेरा, अगर मेरा क्या है प्लेन ऑफ पेपर है, तो इस पे 2 बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बनेगा इस तरह से ऊपर और एक बनेगा नीचे। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं कि भाई उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, और जो कहीं ना कहीं जो ये रहेगा नीचे जो बनता है उसको हम दिखाते हैं ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। कोई डाउट है, अब किसी को डाउट है देख लो, एग्जाम्पल पूरा क्लियर है। इसका राइटअप मैं आपको देने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है किसी को भी कहीं पर भी, क्लियर है। चलो तो अब मैं बात करने वाला हूं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की, और फिर आपको सिखाऊंगा कि वेज से फिशर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ज्यादा लॉजिक मिलेगा। और फिर एंड में चलो ठीक है, काम करता हूं मैं इसका ये लिखा देता हूं, जिसका थियरी वो भी लिखा देता हूं साथ साथ में, बाद में पीछे नहीं आना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो तो इसका थियरी साथ में देखते चलो, क्या था इसका थियरी। जो मैंने बोला वही थियरी, कुछ एक्स्ट्रा थियरी नहीं होती है कि आपको बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो पढ़ाया है जो बताया वही थियरी होगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होती है। ये कंसेप्ट आपको 12th में भी मिलेगा, ठीक है, हैलोजन चैप्टर में, हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में अच्छा कंटेंट होता है, देख लो जरा। चलो तो मैं लिखा रहा हूं, स्टार मार्क करके मैं ले रहा हूं, पहले यहां पे लिख रहा हूं वेज फॉर्मूला, क्लियर है। वेज फॉर्मूले को एक और नाम से जानते हैं, वेज डैश फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लिख लो आपके नॉलेज के लिए कि भाई इसका एक और नाम हो सकता है वेज डैश फॉर्मूला, क्लियर है। चलो, वेज फॉर्मूला शोज Wedge formula shows a three-dimensional structure of compound. ये किसी भी कंपाउंड को क्या दिखाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाता है। आगे जरा चलते हैं। द बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, the bond in the plane of paper
आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लाइंस। ये कोई नई बात नहीं, आपको पता है कि जो प्लेन ऑफ पेपर में रहेंगे उसको हम किससे दिखाते हैं, नॉर्मल लाइन से दिखाते हैं। अब आगे बता दो कॉमा करके, द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग above the plane of paper are represented by सॉलिड वेज। याद रखना, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से दिखाता हूं मैं आपको। सॉलिड वेज कैसे होता है मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इसको हम सॉलिड वेज बोलते हैं, इस बॉन्ड को। क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा अच्छे से। सॉलिड वेज इसको बोलते हैं, जिसका एक और नाम हो सकता है कि भाई ये सिंपली बोल्ड लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, बोल्ड लाइन। इसको मैं बोल्ड लाइन भी बोलता हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये भी ब्रैकेट में, कि बोल्ड लाइन भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। सॉलिड लाइन, बोल्ड लाइन, सॉलिड वेज, ठीक है, इस तरह से नाम होते हैं। वाइल बॉन्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वाइल बॉन्ड गोइंग बिलो, लिख दो, बॉन्ड गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर represented by broken wedge, ठीक है, ब्रोकन वेज। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, जनरली एक और नाम क्या हो सकता है कि ब्रोकन लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि ब्रोकन लाइन से भी दिखा सकते हैं। ब्रोकन लाइन दिखाते कैसे आपको पता ही है, इस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी, देख लो जरा। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूँ आपके लिए, जैसे कि COOH, C मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, देख लो इस तरह से CH3। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है कैसे लेना है आपको। मैंने यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे मैंने OH ले लिया, ठीक है। किसी ने इसका नाम पूछा तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये लैक्टिक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड का आपने क्या किया है, एग्जाम्पल दिया है वेज फॉर्मूले के अंदर। फटाफट कॉपी कर लो इसे। ये आपका पूरा परफेक्ट जो आंसर है, कहीं ना कहीं वो आप एग्जाम में जो लिखेंगे वो आपके सामने है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे बन रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कैसे बनाते हैं इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो तो अब चलते हैं नए कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब क्वेश्चन अगेन कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक एक चीज को समझेंगे, बहुत इजी लगेगा। ये मैं रफ कर रहा हूं, इतना टाइम आपके लिए बहुत है। चलो देख लो जरा, जब मैं बात करता हूँ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की, जो कि मेरा सेकंड कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर जो मैं सिखाने जा रहा हूँ सेकंड स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। देख लो यहाँ पे स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूँ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये फिशर प्रोजेक्शन जो फॉर्मूला है मेरा, इसके अंदर आपको क्या समझना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक में जो थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है वो जरा समझ लो। ये सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता है, ये 3 डायमेंशनल नहीं होता, ये 2 डायमेंशनल है, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल नहीं होता है, 3 डायमेंशनल होता है। अब
जो हमारा वेज में, जरा ध्यान देना, जो हमारा वेज में नॉर्मल लाइन था, नॉर्मल लाइन, यहां पे वो हमारे लिए बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को समझेंगे बहुत ईजी होगा। वेज में जो हमारा कंटिन्यूटी दिखा रहा था, चेन जो बड़ा बड़ा बन रहा था, या फिर मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं, चलो देख लो जरा यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ इस तरह से मैं बोल रहा था आपको, चलो ये एच था, चलो ध्यान देना जरा, ये आपके लिए OH हो गया, ठीक है। अब ये मेरा, ये जरा देख लो, ये मेरा क्या है? वेज फॉर्मूला। इस वेज फॉर्मूले में ये क्या दिख रहा है आपको? नॉर्मल लाइन दिख रही है। ये क्या दिख रही है? नॉर्मल लाइन दिख रही है। तो ये नॉर्मल लाइन जो दिख रही है वो कंटिन्यूटी दिख रहा है आपको कार्बन का। तो इसको हम किससे दिखाएंगे? यहाँ पे इसको हम दिखाएंगे एक कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइन से। किससे दिखाएंगे? वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन क्या होगी? ये वर्टिकल लाइन आपका ये जो कंटिन्यूटी चेन दिख रहा है वही होने वाला है। अब इसमें बीच में जरा चेक करो, क्या है? कार्बन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एक पॉइंट ऐसे ले लेता हूँ जो कार्बन दिखाएगा। अब इस कार्बन पे दो अटैचमेंट दिखाई दे रहा है आपको, HOH का। तो मैंने क्या किया? मैंने इसको इस तरह से कर दिया। बोलो समझ में आया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं? चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि मतलब जो कहीं ना कहीं आप बोल रहे थे कि हाँ ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो इसको आप क्या करते हैं? लेफ्ट राइट के फॉर्म में दिखाते हो। अब क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा लेते हैं? लेफ्ट वाला कौन सा लेते हैं, राइट वाला कौन सा लेते हैं? तो हमेशा याद रखना, इसका जो ट्रिक है मतलब कि वेज से फिशर में बनाने का हो, तो मैं आपको लिखा के दूंगा नो डाउट, लेकिन आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि जो यहाँ पे ब्रोकन लाइन वाला होता है वो हमेशा अपनी जगह पे रहेगा, और जो वेज रहेगा वो पलटी मार जाएगा। मतलब कि H कहाँ रहेगा हमेशा? अगर ये इस समय कहाँ दिख रहा है आपको? इस समय H राइट में दिख रहा है, तो ये अपने राइट में ही रहेगा, और जो वेज रहेगा वो क्या करेगा? उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे पलटी मार जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब ऊपर का जो अटैचमेंट है उसका वैसे का वैसे रख दो, और नीचे का जो अटैचमेंट है उसका वैसे का वैसे रख दो। तो ये बन गया आपका लैक्टिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब जो आपने देखा है, जो आप बोल रहे हो या फिर जो आप समझ रहे हो, वही आपको लिखना भी है। लिखने का प्रोसेस कुछ अलग नहीं होने वाला है। लिखने का जो प्रोसेस है वो कुछ अलग नहीं होने वाला है, सेम प्रोसेस कहीं ना कहीं रिपीट होने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलेगा? चलेगा, स्टार्ट करूं मैं? चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा, कैसे हम इसके साथ डील करेंगे। तो दो लाइन कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हमें पहचानना है कि भाई कौन पेज के अंदर जा रहा है, कौन पेज के बाहर आ रहा है। क्लियर है? इनको मैंने कंपेयर किया आपको किसके साथ में? वेज के साथ में, और आपने एक रिलेशन पाया कि हाँ कहीं ना कहीं की जो वेज फॉर्मूला वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो वेज वाला था वो रिवर्स हो जाता, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, जबकि जो ब्रोकन लाइन वाला था, जो ब्रोकन लाइन वाला था वो अपनी जगह पे वैसा का वैसे रहता है। ये एक तरीका है आपको पहचानने का कि किसको आप कैसे रखेंगे। चलो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का भी नोट्स लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, तो आपको चीजें थोड़ी सी इजी लगेंगी। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मतलब इन दिस रिप्रेजेंटेशन, in this representation a two-dimensional molecule is projected on plane of paper। आप बोलेंगे सर टू डायमेंशन कैसे हुआ? तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो ही प्लेन हो रहे हैं, दो ही हमारे पास ये मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना डायमेंशन मिल रहे हैं। एक वर्टिकल हुआ, एक हॉरिजॉन्टल हुआ, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में जो अटैचमेंट है वो हमारा लेफ्ट राइट हो रहा है, तो हम देख के किससे बताएंगे? वो हम कैसे देखेंगे? वो हम देखेंगे भाई कि सामने वाला जो वेज है वो मेरा कैसा है। तो वेज को देख के तब हम डिसाइड करेंगे कि हम लेफ्ट में भेजेंगे कि राइट में भेजेंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, मतलब क्या बोल रहे हैं कि इस रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं हम टू डायमेंशनल जो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू क्रॉस लाइन, ये भी आपने देखा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू क्रॉस लाइंस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए कि भाई कौन सी पेज के बाहर जा रही है और कौन से पेज के अंदर आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको समझना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, कौन सी लाइन? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ये जनरली क्या होती है बच्चे, पेज के बाहर आती है, कमिंग आउट ऑफ द पेज। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कहाँ जाती है, पेज के अंदर जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर पे रखता हूँ किसी चीज को, तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो वर्टिकल लाइन वो पेज के अंदर चिपका हुआ है और हॉरिजॉन्टल लाइन पेज के बाहर आया हुआ है, ऐसा आपको फील होगा। और इस तरह से ये 2 डायमेंशनली होता है सिर्फ। चलेगा? तो ये लास्ट पॉइंट आपके लिए, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं फटाफट इस पॉइंट को जल्दी से। द कन्वेंशन इज दैट, कन्वेंशन का मतलब ऐसा मान्यता था, ऐसा माना जाता था। द कन्वेंशन इज दैट the horizontal lines line of the cross represents the bond projecting आउट ऑफ द पेज, जिसकी मैंने बात किया था, आउट ऑफ द पेज, एंड वर्टिकल लाइन represents bond going into the page। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है और अच्छा कंटेंट समझ में आना चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है वो समझना है आपको। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भाई जो हमारे पास पूरा कंपाउंड दिखाई दे रहा है इस समय, उस पूरे कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, मैंने समझो यहाँ पे एच ले लिया, यहाँ पे ओ एच ले लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि ये ओ एच इधर ही आएगा, ओ एच यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है। तो आप बोलेंगे वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास क्या है, एक ऐसी लाइन है जो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि बॉन्ड हमारा कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, गोइंग इनटू द पेज। वर्टिकल लाइन ये दिखाता है कि बॉन्ड कहाँ जा रहा है, हमारा अंदर जा रहा है पेज के ऊपर। जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखाता है कि हमारा जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं क्या रहा है, पेज के बाहर आया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर मैं, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वर्टिकल लाइन को ऐसे रखूंगा और हॉरिजॉन्टल लाइन देखो इस मार्कर के ऊपर रखने वाला, दिखाई दे रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बॉन्ड है वर्टिकल लाइन वो पेज पे चिपका हुआ है और ये पेज के काफी ऊपर है, क्योंकि बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड है ना बच्चे। इस तरह से सबको दिखाई दे रहा है, देखो इस तरह से सबको दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल कहाँ पे आया, ये पेज के ऊपर आया हुआ है। और ये क्या है आपका वर्टिकल जो कि पेज पे चिपका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आप वेज फॉर्मूले से निकालते हैं, वेज फॉर्मूले से, आप ऐसे नहीं बता सकते हो। ये हो गया सबका लिख के, जरा देख लो फटाफट। इतना आपके सिलेबस में। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं कराऊंगा आपको थोड़ा सा कि भाई वेज को फिक्सचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो जो ट्रिक लिखा देता हूं, जो आपको कहीं ना कहीं जब एंट्रेंस का एग्जाम देंगे आप तब उसमें पूछा जाएगा। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं आएगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, 11th के कंसेप्ट में ये नहीं है कन्वर्जन ऑफ वेज टू फिक्सचर, लेकिन कंसेप्ट चालू हुआ है तो सीख के लो, ठीक है। जो आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आपके सॉरी कॉलेज के एग्जाम में नहीं आएगा। ये रफ कर रहा हूं मैं, अभी नया कंटेंट डाल रहा हूं आपके लिए। ऐसे देखेंगे तो लेक्चर का तो कंटेंट हो चुका है आपके 11th पोर्शन के हिसाब से, लेकिन ये जो कंटेंट है मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूं आपको ज्यादा। कन्वर्जन ऑफ बोर्ड में, सॉरी ये आपके कॉलेज के एग्जाम में नहीं आने वाला है बच्चे, ध्यान देना। बस ये पता होना चाहिए कि हाँ आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स करा के दिखाऊंगा आपको ताकि प्रैक्टिस अच्छी रहे आपकी। कन्वर्ट वेज टू फिक्सचर, यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हम ये सीख रहे हैं इस समय कि अगर वेज हमें दिया जाएगा तो हम फिक्सचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे। बहुत सिंपल सा रूल लिखा रहा हूं, तीन चार रूल है हमारे पास, और ये 4 रूल अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो रूल नंबर 1 है भाई कि ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बोल रहा है ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अकॉर्डिंग टू
नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अब आपके लिए तो नई चीज़ हो गई है क्योंकि आपको कायरल के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। कायरल का मतलब जो मिडल वाला कार्बन होता है उसके बेस पे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने ऐसे 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 कर दिया है और ऐसे ऐसे मैंने अटैचमेंट मेरे पास है कहीं ना कहीं फिक्सचर का, वेज का, समझो ये वेज का है, ठीक है, डैश डैश वाला ये इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, देख लो थोड़ा थोड़ा समझते चलो, ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे अटैचमेंट है, मतलब इसको हम बोलेंगे कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको हम? कायरल सेंटर। तो इसको देख के मैं क्या करूँगा, डिसाइड करूँगा कि मुझे अपना नॉर्मल जो है वर्टिकल लाइन कैसे बनाना है, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ठीक है, कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब ये पहला बोल रहा है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाना होगा, जिसको हमें क्या देखना होगा, कायरल सेंटर को देखना होगा। मतलब हमारे पास जो अटैचमेंट है उनको देखना है, सिंपल लैंग्वेज में, आप ज़्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई हमें कायरल सेंटर मतलब जो अटैचमेंट हमें उसको देख के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ड्रॉ करना होगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है ये, प्लेस ऑल द नॉर्मल वैलेंसेस टू वर्टिकल लाइन। ध्यान में जरा क्या बोल रहा है, प्लेस ऑल द नॉर्मल वैलेंसिंग या वैलेंसेस नॉर्मल, प्लेस ऑल द नॉर्मल वैलेंसेस टू वर्टिकल लाइन। ध्यान में जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है ये अपने आप में। मतलब किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है जरा चेक करो, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये COOH था, ये C था, ये CH3 था और यहाँ पे ये सब अटैचमेंट थे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, बोलो इसमें से कौन सा नॉर्मल लाइन हुआ? तो आप बोलेंगे सर ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन, लाइन का मतलब नॉर्मल बॉन्ड, ये नॉर्मल वैलेंसेस हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल वैलेंसेस वाले हैं उनको हमें कहाँ डालना है, वर्टिकल लाइन में डालना है। मैंने पढ़ाते समय भी बोला था कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फॉलो करते हैं, तो ये नॉर्मल वैलेंसी को फॉलो करते हैं, इसका मतलब नॉर्मल जो रहेंगे वो वर्टिकल लाइन पे जाएंगे। याद आया सबको? ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो मैंने पीछे बताया था वो सब यूज हो रही है यहाँ पे कि भाई जो हमारी नॉर्मल वैलेंसी होती है जो प्लेन के ऊपर होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, वर्टिकल लाइन पे ही रखते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑल वेज एंड डस्ट डैश मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। ये तो आपको पता है, ऑल वेज एंड डैश। वेज का मतलब जो हमारा सॉलिड ब्लॉक था, ठीक है, सॉलिड जो बोल्ड वाला जो लाइन था, और डैश का मतलब जो हमारा ब्रोकन वाला था। तो ऑल वेज एंड डैश, ठीक है, मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। लास्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था पिछले टाइम पे भी कि लीव डैश एज इट इज। अब डैश का मतलब क्या है, जिसको नहीं समझ में उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, ब्रोकन लाइन की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। सर डैश कहां से आ गया बीच में? वेज का मतलब सॉलिड की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सॉलिड मतलब समझ रहे हैं, जो डार्क वाला था, जो बोल्ड था एकदम, ठीक है। तो लीव डैश एज इट इज एंड पुश वेज इन अपोजिट साइड। ये आप लिख लीजिए कहीं पे, ये भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर एमसीक्यू आप एंट्रेंस के लिए जा रहे हो तो ये क्वेश्चन जनरली आपको पूछा जाता है इस चैप्टर से कि भाई वेज का डैश में कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। आप पहचान ही नहीं पाते कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, लेकिन आपको अब इसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा, कंफर्म डाउट नहीं रहेगा। इतना समय लिख लिया, लिख भी लो इसको जल्दी से पॉज करके। चलो इतना समय लिख लिया, एक रफली आपको आइडिया हो जाना चाहिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल वैलेंसेस को हम वर्टिकल पे रखेंगे और जो वेज रहेगा डैश रहेगा उसको हम हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं। अब वेज डैश में भी हम वेज को क्या करेंगे, सॉरी डैश को हम वैसे का वैसे रखते हैं और वेज को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यही हमारा कंसेप्ट है। तो चलो जरा देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, समझते ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेके जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हम एग्जांपल में जरा वेज रखते हैं और उसको फिक्सचर में ग्राउंड करने का ट्राई करते हैं कि क्या हो पा रहा है। और थोड़ा सा अलग कंपाउंड, थोड़ा सा डेंजर कंपाउंड लेते हैं। ऑलरेडी मैंने छोटे छोटे कंपाउंड समझा दिया आपको। चलो दिखाते हैं कैसे डील करेंगे। बड़ी अच्छी लेक्चर चल रही है, बहुत मजेदार कंसेप्ट चल रहा है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है ये। 10th में कहीं आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, 11th में पहली बार आ रहा है, बिल्कुल नया है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत भी नहीं है। एक एक चीज को समझो, वीडियो को देखो, पॉज करो, नोट्स बनाओ, फिर समझो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको भी यूटिलाइज करो, आप कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये सब क्या है, बहुत बाउंसर जा रहा है, बहुत खतरनाक, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। चलो कन्वर्जन में मैं क्या करता हूँ, पहले वेज का एक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये तो ये साइड मेरा वेज हो गया और उसका मैं यहाँ पे फिक्सचर बनाते हुए आपको दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा रूल के हिसाब से कि कैसे हमने फॉलो किया था रूल को, ठीक है।
चलो जो वेज है वो पहले मैं बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन रहे कि हाँ भाई ठीक है कैसे मैंने बनाया है। CHO यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, और यहाँ कहीं पे दिया है CH2OH। ये वेज फॉर्मूला दिया, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से, सबको एकदम क्लियर हो रहा है क्या मैं बता रहा हूँ। तो यही मेरा क्या है, वेज फॉर्मूला है। अब इसको मुझे बनाना है फिशर, तो रूल फॉलो करते हैं। बोला गया था कि कायरल सेंटर के हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिसाइड करेंगे। चलो मैंने ये वर्टिकल ले लिया, ये मैंने वर्टिकल ले लिया। अब कायरल सेंटर कितना, यहाँ पे एक ही है, तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल होगा सिर्फ एक आएगा। बोलो समझ में आया? अब क्लियर हुआ धीरे धीरे पिक्चर कि हाँ क्या बोल रहा था वो कायरल सेंटर के बारे में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, CHO, और एंड में क्या लिखा है, CH2OH। कैसे पता चला, नॉर्मल वैलेंसीज याद करो वहां पे ध्यान, सेकंड पॉइंट में कि नॉर्मल वैलेंसीज को हम क्या करते हैं बच्चे, वर्टिकल पे रखते हैं। तो ये नॉर्मल वैलेंसी हुआ, जो डैश और वेज जैसा नहीं है उसको छोड़ के बाकी जो बच गया वो नॉर्मल वैलेंसी है। तो नॉर्मल वैलेंसी कहाँ जाएगा, वर्टिकल पे। तो ये वर्टिकल पे CHO चला गया और यहाँ पे CH2OH आ गया। क्लियर है? अब जो वेज और डैश है, ये वेज है ये डैश है, इनको हम रखते हैं हॉरिजॉन्टल वाले पे। अब क्वेश्चन है कि कौन कहाँ जाएगा, तो हमने बोला है कि जो डैश है उसको छोड़ दो। ये क्या है हमारा डैश है, डैश को वैसे का वैसे रख दो, मतलब राइट साइड में कि लेफ्ट में, जरा चेक करो ये लेफ्ट में, तो लेफ्ट में वैसे का वैसे रखो। एंड पुश वेज ऑन अपोजिट साइड, तो ये कहाँ चला गया, अपोजिट साइड चला गया। बोलो समझ में आया सबको, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? पहला एग्जांपल समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो अब कराऊंगा वो लास्ट एग्जांपल होगा, और वो इस लेक्चर का लास्ट होगा। ये लेक्चर का जो कंटेंट है वो यहाँ पे इस तरह से खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान देना, बड़ा अच्छा कंटेंट दिख रहा है। ये C है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं I अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे Cl अटैच किया है, और ये आपको H दे दिया है, और यहाँ पे कहीं पे आपको बोल रहा है कि Br अटैच है। ठीक है, ये Br अटैच है, ये आपको वेज में दिया हुआ है। क्लियर है? ये आपको वेज में दिया, बोल रहा है इसका फिशर बनाओ। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ही कार्बन है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, एक ही कार्बन है। तो आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन तो नहीं बना सकते, तो भाई आपको वर्टिकल लाइन बनाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 आप ऐसे कार्बन देखते हो, तो यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन था। यहाँ पे कार्बन का अमाउंट ही सिर्फ एक है, तो आप कार्बन ही लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये दोनों नॉर्मल वैलेंसी है, तो नॉर्मल वैलेंसी का रूल क्या था कि ये नॉर्मल वैलेंसी जो है वो जनरली वर्टिकल लाइन पे ही आएगी। तो ये नॉर्मल वैलेंसी मेरे वर्टिकल लाइन पे आ गए। अब ये दोनों जो है हमारे वेज और डैश है, मतलब ये डैश है और ये वेज है। तो डैश को हमको बोला गया वैसे का वैसे रखने के लिए जहाँ पे रहेगा, तो मतलब ये सॉरी ये आपका राइट साइड में, तो राइट साइड में वैसे का वैसे रख दो। और वेज को बोला गया कि ट्रांसफर कर दो दूसरे साइड में, तो ये मेरा वेज क्या हुआ यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ये मेरा हो गया इसका वेज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बोलो कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? तो ये नया जो दो स्ट्रक्चर था हमने सीखा है आज, वो बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहला हमने सीखा कि भाई जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर था जो हमने स्टार्ट किया आज के दिन, ठीक है, ये हमारा कौन सा था, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। लेकिन इसके पहले हमने क्या सीखा था, वेज फॉर्मूला सीखा था। तो हमारा जो बेसिक था आज का वो हमारा वेज था। तो भाई वेज में हमने क्या सीखा, वेज में हमने सीखा कि जो कायरल सेंटर होता है या फिर जो कार्बन की वैलेंसी होती है उसमें 4 बॉन्ड बनते हैं। 4 में से 2 बॉन्ड होंगे जो नॉर्मल वैलेंसीज वाले रहेंगे, जो प्लेन ऑफ पेपर पे बनते हैं, और 2 रहेंगे जो ऊपर और नीचे बनते हैं। तो ऊपर नीचे में से एक को हम बोलते हैं वेज। वेज का मतलब ये देखो ये वेज है, जो लोग कंफ्यूज अभी भी है, ये देखो ये वेज है, और ये वाला जो दिख रहा है उसको डैश बोलते हैं। तो एक बनेगा वेज और एक बनेगा डैश। जो ऊपर वाला होगा वो बनता है वेज, जो नीचे वाला तो उसको हम बोलते हैं डैश बनेगा। इतना ही एक्सप्लेनेशन तुम्हें वेज के बारे में देना है। एग्जांपल इसमें से कोई भी उठा के लिख दो। फिर आप आते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। फिशर में आप बोलते हैं कि ये 2 डायमेंशनल वाला स्ट्रक्चर दिखाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें यूज करते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है वो जनरली अंदर की तरफ होती है, मतलब प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो क्या होगी, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ रहेगी। और इसमें भी जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होगा वो आप डिसाइड करते हो वेज फॉर्मूले के थ्रू। बस इतना ही बोलना है, बाद में स्ट्रक्चर आपके सामने है। और जो मैंने एक्स्ट्रा रूल बताया वो आपके लिए बताया कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि भाई ठीक है इतना, इससे ज़्यादा भी मैं सीख सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी मुझे आता है। अब जैसे आपने वेज और फिशर यहाँ पे किया, तो अगले लेक्चर में आप वैसे न्यूमैन और सोहर्स करेंगे, वापस एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया पैटर्न, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, बहुत ही कंफ्यूजन दिया है, बहुत ही कंफ्यूजन है, समझेगा नहीं कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं हर एक चीज़ लिखा के दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग के, लेकिन बच्चे हर एक कंटेंट आपको मिल रहा है। आप चाहिए तो 1.5 स्पीड पे देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं वीडियो को छोटी बड़ी रखूँ,
इंपॉर्टेंट है क्या, आपको जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ तो वो पूरा आपके माइंड तक जाना चाहिए। चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलेगा? तो इसी के साथ मैं स्टॉप करने वाला हूँ। तो जब अगले लेक्चर में मैं मिलूंगा तो न्यूमैन और सोहॉर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। वो भी अच्छा कंसेप्ट है अपने आप में, ठीक है। टेक्स्ट बुक में बहुत मुश्किल से समझ में आता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, बहुत जंबल होता है। यहाँ पे आराम से मैं आपको कराऊंगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चैनल रियली आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो प्लीज़ इस चैनल को और लोगों में शेयर करो ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में कि केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारा ऑलरेडी 3 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो कॉलेज का जब एडमिशन होगा और जब आप कॉलेज जाएंगे तो आप काफ़ी आगे देखें तो हमारा कम से कम 5 से 6 चैप्टर हो जाएंगे तब तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन मैं कवर कर लूँगा आसानी से। तो जितने भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में, जितने स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, उनको ये चैनल बताइए, उनको इसके जो बोलते हैं ना बेनिफिट्स है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, पूरी तरह से फ्री है और हर एक चैप्टर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नोट्स के साथ मिलता है, मतलब हर एक चीज़ आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा के दी जाती है, आप आराम से पॉज करके खुद का एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। चलेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। तब तक आप अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने आजू बाजू बोलते हैं ना सफाई बनाए रखें, और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के इस टाइम में। तो ट्राई करो कि कहीं भीड़ जो भड़ाका वाला जो इलाका वहाँ पे ना जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।